गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये जो अभी हाल ही में न्यूज में आया है कि 17 सितंबर को मोदी जी ने जो है वो कूनो नेशनल पार्क में कई सारे चीते छोड़े हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इतना क्या इंपॉर्टेंस है कि पूरे मीडिया में हल्ला हो रहा है। हर जगह लोग जो है कूनो नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, चीतों की बात कर रहे हैं ना। विशेष विमान से उनको लेकर आया गया, 70-80 करोड़ रुपया खर्च हुआ पूरे प्रोग्राम में और इतना ताम झाम करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वहां गए उस पार्क में चीतों को छुड़वाने के लिए। आप सोचिए कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। दरअसल बात यह है कि ऐसा पहली बार इंडिया में हुआ है कि किसी कॉर्निवोरस एनिमल को जो है दूसरे किसी कॉन्टिनेंट से लाकर इंडिया में उसे जो है वो रिहैबिटेट किया गया के। मतलब ये है कि ये समझ लीजिए आप कि ऐसा कहते हैं कि 1948 के पहले 1950 या 48 के पहले जो है वो भारत में, इंडिया में कई सारे चीते हुआ करते थे। एक जमाना था कि यदि हम बोले कि 1860 या 1880 की या 1900 की बात करें, तब इंडिया में हजारों की संख्या में, इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि लाखों की संख्या में चीते हुआ करते थे। अब चीता इतना खास क्यों है? क्योंकि चीता जो है वो सबसे तेज दौड़ने वाले एनिमल में से एक है। जो फरारी कार होती है ना, सबसे अच्छी रेसिंग कार जिसका बड़ा नाम सुनते हैं हम, लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये 3.5 सेकंड या 4 सेकंड में जो है वो 0 से 100 की स्पीड पकड़ लेती है। मतलब 4 सेकंड के अंदर कार जो है वो 100 की स्पीड में पहुंच जाती है। फरारी, लैम्बोर्गिनी है ना, जो स्पोर्ट्स कार होती है वो। और चीता जो है वो 3 सेकंड में जो है वो 100 की स्पीड पकड़ लेता है। मतलब सबसे तेज स्प्रिंट करने वाला, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, जिसकी गति जो है वो 125 से लेकर 140 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। और वो भी 3 सेकंड में इतना तेज शिकार करने वाला कोई भी एनिमल जमीन पर अवेलेबल नहीं है जितना चीता है। और यही कारण था कि एक जमाने में जब लाखों चीते इंडिया में हुआ करते थे ना, तो ये चीते क्या करते थे कि ये चीते जो है वो जानवरों को, जो पालतू पशु है, घर जो किसी ने डॉग पाल रखा है, गाय पाल रखी है, बकरियां पाल रखी है, तो वो पलक झपकते ही उसको पकड़ के लेते थे। मतलब इतना तेज था कि लोग कई बार देख ही नहीं पाते थे कि शिकार कौन करके ले गया। ना अभी बकरियां खड़ी हुई थी, देखा 2 बकरी गायब है भाई, 2 चीते आए उठा के ले गए सेकंड्स में, पता भी नहीं चला, हड़कंप। मतलब एक जमाना वो रहा है। तब जो है लोगों ने इनका शिकार करना शुरू किया कि भाई बढ़ जाएंगे तो समस्या करेंगे, और इंसान से पावरफुल तो कोई कुछ है ही नहीं है ना। चीता हालांकि ताकतवर होता है काफी, लेकिन उन्होंने शिकार किया उसमें, और ऐसे करते 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 और फिर क्या था कि फिर टाइगर की बजाय चीता जो है आसानी से अवेलेबल था, संख्या में अधिक था, तो चीता जो है वो अधिक उसका शिकार किया गया। कहते हैं कि 1948 में जो है वो आखिरी लास्ट जो 3 चीते जो थे उनका शिकार एक राजा ने किया। और वो भी इसलिए क्योंकि गांव वाले बड़े परेशान थे कि उनकी बकरियां, उनकी गाय कोई उठा ले जाता है, ठीक है, खा लेता है, शिकार कर लेता है। तो फिर वो लास्ट के वो 3 चीते मार दिए। उसके बाद फिर किसी ने गौर नहीं किया कि चीते जो है वो कई दिन लंबे समय तक है ना, कि चीते जो है वो इंडिया में है ही नहीं। फाइनली जब पूरा सर्वे हुआ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मालूम चला कि चीता तो खत्म ही हो गया यहाँ से, मतलब ये इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया है, खत्म। मतलब नेचर में कहीं पर प्रेजेंट ही नहीं है इंडिया के अंदर। तो अब एक बात, अब आप बोलोगे सर फर्क क्या पड़ता है, चीता हो ना हो हमें क्या फर्क पड़ता है? दरअसल क्या होता है कि जो फूड चेन है ना, आप हम सब पढ़ते हैं, इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो जो फूड चेन होती है उसके सिरे पर जो टॉप एपेक्स प्रेडेटर होता है, जो टॉप का शिकारी होता है ना, वो पूरी फूड चेन के बैलेंस को बनाए रखने में रोल प्ले करता है। और चीते जो है वो वन ऑफ द टॉप प्रेडेटर है, हम बोलते हैं कि टॉप कॉर्निवोर में से एक एनिमल है। तो ये इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट एनिमल थे। अब खैर जब खत्म हो गए तो अब प्रयास किया गया कि भैया अब इनको कहाँ से लाया जाए। तो मालूम चला कि जैसे मध्य प्रदेश के कई नेशनल पार्क में जिस तरह की ग्रास है, वैसी ग्रास नामीबिया में, अफ्रीका में देखने मिलती है, वहां भी चीते प्रेजेंट है। तो अफ्रीका से चीतों को इसलिए यहाँ पर शिफ्ट किया गया। 8 चीते को लेके आए गए हैं, 12 और शायद अगले महीने या उसके बाद जो है 12 चीते और इंडिया में आएंगे। तो ये एक पहला प्रयास था कि एक एनिमल को बाहर से अंदर लेके आए। अब आप में से कई बच्चों ने पूछा सर ये एलियन स्पीसीज इन्वेजन जो प्रॉब्लम होता है कि बाहर की प्रजाति को लाके यहाँ बसा दिया है, तो ये उसमें आएगा क्या? ये दरअसल बात ये है कि जो चीते हैं वो नेचुरली हमारे यहाँ प्रेजेंट थे,
तो उसकी फूड चेन में कोई बड़ा डिस्टर्बेंस नहीं होगा ना। बाहर से चीते लाके यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो फूड चेन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कई डिकेड पहले प्रेजेंट थे। ये 70-80 साल पहले हमारे यहाँ ये प्रेजेंट थे, तो हमारे सिस्टम में ये रच बस जाएंगे। ये कोई भी एक इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे कि जब रैबिट को ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया, जब खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया में ले आके रखा गया, तो वहां पर एक नेचुरल बैलेंस बिगड़ गया पूरा। जो प्रजाति कहीं पर शुरू से नहीं होती है, यदि उसको वहां ले आके हम बस बसा दे कहीं और जाके, उसे बोलेंगे हम एलियन स्पीसीज इन्वेजन बोलेंगे, वो समस्या खड़ी कर सकता है। पर चीते चुके हमारे यहाँ पे ऑलरेडी थे, और उससे मिलती जुलती बिग कैट्स हमारे यहाँ ऑलरेडी हैं, टाइगर्स हैं, लॉयंस हमारे यहाँ पे, तो इको जो है वो इतना जो है वो इकोलॉजी को कोई डैमेज होगा नहीं, बल्कि हमारे इकोसिस्टम को एक प्रकार से स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इसलिए चीतों को लेकर इतना हल्ला किया गया। अब यहाँ पे इतने इस पूरी बात कहने के पीछे लॉजिक क्या है, क्या तर्क है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं? बताना ये चाह रहा हूं कि हमने ह्यूमंस ने इस पूरी अर्थ को बांट लिया है। सबसे पहला काम तो ये किया कि हमने जो है वो कॉन्टिनेंट्स, जमीनें बांट ली हमने। तो हमने बोल दिया कि भाई ये भारत है, तो ये पाकिस्तान है, तो ये बांग्लादेश है ना, ये वो फला कंट्री है। हमने जमीनें बांट ली, ठीक है। हमने जंगल बांट लिए, हमने समुद्र की सीमाओं को बांट लिया, ओपन सी में के लिए भी नियम बना दिए हमने, धरती पूरी बांट ली हमने, क्योंकि हम बोल सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम अपनी बात को जो है दूसरे से मनवा सकते हैं, इसलिए हमने बांट ली। पर जानवर क्या करें? क्या जब इवोल्यूशन हुआ जीवन का, यहाँ पर जब जैव विकास हुआ, तो क्या सिर्फ इंसान का जैव विकास हुआ? क्या बाकी एनिमल्स का जैव विकास नहीं हुआ? क्या बाकी एनिमल इस अर्थ को बिलोंग नहीं करते हैं? क्या बाकी एनिमल फॉरेस्ट को बिलोंग नहीं करते हैं? जंगल तुमने कैसे बांट लिया? उसमें तो जानवर रहा करते थे। सच्चाई तो यह है कि इंसान की ग्रीड इतनी बढ़ती चली गई कि उसने जंगलों को काटना शुरू कर दिया। आज भी ब्राजील मानने को तैयार नहीं है, अमेजॉन के फॉरेस्ट लगातार कटे चले जा रहे हैं। अब जो है साउथ अमेरिका की बात करें, अफ्रीका के फॉरेस्ट की बात करें, जंगल काट रहे हैं। वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी, हम तो काटेंगे, हम तो लकड़ी बेचेंगे काट कर। दुनिया कहती है कि भैया लंग्स ऑफ द अर्थ है फॉरेस्ट, अमेजॉन के फॉरेस्ट, पर कट रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि हम जो है, हम जो चीजें हम कर रहे हैं ना, उसका रिपरकशंस हम भुगत रहे हैं। कि जैसे जैसे हम बर्फ पिघल रही है, क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, नए नए वायरस जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, और उसका आप पूरा का पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इंसानों को ही। और आपको बता दूं मैं कि हम में से मेजोरिटी ऑफ लोग जो है ना, वो कभी इन बातों को ऊपर ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान रहता है केवल इंसानी चीजों में, कि भाई हमारा पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है ना, वॉर कहाँ चल रहा है। पर कभी हमने सोचा है कि असल वॉर तो हमारा वायरस के साथ हुआ था? कभी हमने सोचा है कि इस अर्थ में हमारी एक्टिविटी के चलते कितने सारे परिवर्तन हुए, और इन परिवर्तनों का भुगतान जो है हमारी आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा? उसमें कोई दिल में डाउट नहीं रखना चाहिए, आदमी को करना पड़ेगा वो। और लेकिन साथ में दूसरे एनिमल्स का क्या हो रहा है, उनके साथ भी तो बुरा हो रहा है। तो जब कभी है ना, मैं जो 12th क्लास एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल इश्यूज, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ते हैं ना, तो कई लोगों को लगता है सर नीट के लिए पढ़ना है, ये पढ़ा तो नीट के लिए स्टेटमेंट याद करना है, ये स्टेटमेंट मैंने याद कर रट लिया है, मैंने ये कर लिया। नहीं, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो या फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो एग्जाम निकालना तो एक एस्पेक्ट है उसका, एग्जाम निकालना उसका एक एस्पेक्ट है। ज्ञान जो होता है ना, वो आपको कभी ना कभी कुछ आपको रिटर्न करता है, यदि आप उसको डूब कर पढ़ते, समझ कर पढ़ते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जब फिजिक्स पढ़ते हो ना आप, तो आप पढ़ते हैं, आप जो है वो मान लीजिए आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, आप ठीक है, आप घिरनी वाले क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन कि आपके आसपास के वर्ल्ड में हो क्या रहा है, कैसे सिस्टम चीजें काम करती हैं। केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप सोचिए ना कि साबुन से कैसे हम अपनी स्किन साफ कर सकते हैं, क्रीम में क्या होता है, कौन सा केमिकल होता है, बटर में क्या एसिड प्रेजेंट है। मतलब आप चीजों को जब अपनी रूटीन लाइफ से जोड़ेंगे ना, तो पढ़ने में मजा भी आपको आएगा। बहुत सारे लोग जो है वो ये सोच के पढ़ते हैं कि मुझे याद करना है ताकि एग्जाम निकल जाए। मैं बोलता हूं तुम इसलिए पढ़ो कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि आपको बता दूं मैं, जैसे हम लोग जब पढ़ा करते थे यूपीएससी के लिए, हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि यूपीएससी में मैंने कुछ गलतियां की, इसके चलते मेरा सेक्शन फाइनली नहीं हुआ, लेकिन उन गलतियों के दौरान मैंने लेकिन पढ़ाई बहुत किया था। तो मेरे को समझ में आता है कि वो जो नॉलेज था ना, जिसका रिजल्ट भी नहीं निकला ढंग से,
उस नॉलेज ने मेरे बहुत सारे इनसाइट को खोला, उसने कई चीज़ों में मेरे को उसका फायदा मिला। तो कई बार क्या होता है ना कि पास और फेल सब कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने जो सीखा है उसका जीवन में क्या उपयोग है, क्या उसका जीवन में अनुप्रयोग है, उसकी इंपॉर्टेंट है, क्या एप्लीकेशन उस चीज़ का, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए जब भी कभी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ आप नॉलेज लेते हैं ना, तो ये याद रखिए कि वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। वो ये मत सोचिए कि उससे एग्जाम ही निकालना है। ये सोचिए कि एग्जाम तो एक एस्पेक्ट है, जीवन का एक हिस्सा है। चलो भाई कि हमने एक फेज था, निकाल लिया, लेकिन वो नॉलेज हमेशा काम आता है, कभी वो नॉलेज कहीं जाता नहीं हो। और यही लाइफ, यही जीवन है, और यही सीखना है और सही प्रकार से चीज़ों को हासिल करना है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।